हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी खासकर जो बिहार दरोगा एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने जा रहा है, जो आगे देखिएगा आप। तो जो हम लेकर के आए हैं दोस्तों, वह देख रहे होंगे आप, करेंट अफेयर का आपको एक मैराथन के रूप में, महामैराथन नहीं दोस्तों, यह महामैराथन नहीं होगा, यह शॉर्ट मैराथन होगा, शॉर्ट। दोस्तों यह जो है होगा, यह शॉर्ट मैराथन होगा एकदम। और पूरा बुक को, जो स्पीडी करंट अफेयर का बुक है दोस्तों, उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, पॉइंट है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का, और थोड़े से सरल भाषा में समझ करके और याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यह महामैराथन के रूप में करंट अफेयर का नहीं है, बल्कि दोस्तों यह शॉर्ट, यह जो है शॉर्ट शॉर्ट मैराथन है। यह शॉर्ट मैराथन के रूप में हम करंट अफेयर का वीडियो यह लेकर के आ रहे हैं आप लोग के सामने। अब देखिएगा, बहुत मजा आएगा और इजी वे में याद भी हो जाएगा। मान लीजिए कि जो जो लोग को कुछ कंफ्यूजन होता होगा, वह बेहद बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा। तो इसमें, और यह वीडियो आपको मुश्किल जैसे 1 घंटा के कुछ प्लस होगा। अभी तो हम शुरू भी नहीं किए हैं बनाना, तो आइडिया, लेकिन 1 घंटा प्लस वीडियो होगा। लेकिन यह जो है, समझिए कि मान लीजिए कि 1.5 घंटा का भी वीडियो अगर बनता है, तो यहाँ से आपको हम गारंटी लेंगे कि अगर एग्जाम में करंट अफेयर 15 प्लस पूछता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पाँच सात क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको फंसने जा रहा है। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा हमने टॉपिक को लिया हूँ, जो आप खुद देखिएगा तो समझ जाइएगा कि हाँ, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप एक बार हम दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, और कौन कौन सा टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो यह ज्वालामुखी वन अभ्यारण्य जो चर्चा में रहा है, जो करंट अफेयर का प्रश्न उत्तर संग्रह पढ़िएगा दोस्तों मंथली वाइज, उसमें से हमने यह छांट करके और आप लोग के लिए एकत्रित किया हूँ। तो यह राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य जो है, इससे रिलेटेड यह चर्चित रहा है, करंट अफेयर में चर्चा में रहा है, तो इसको पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहेगा। तो यह हो जाएगा। उसके बाद चर्चित ज्वालामुखी, आप लोग देखे होंगे कि ज्वालामुखी में बहुत सारा वो अभी विस्फोटक हुआ है, तो उनका नाम और देश का, किस देश में कौन ज्वालामुखी है, तो वह वहां से पूछा जा सकता है। तो यह ज्वालामुखी हमने लिया है, उसका कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है, योजना है, और कुछ अन्य तथ्य हैं। उसके बाद उसके बाद हम आपको बात करें दोस्तों कि उसके बाद हम चर्चा करें कि देखिए, यहाँ पे हम जो और टॉपिक को लिए हैं, उसको हम बता दे रहे हैं आपको कि और हम क्या क्या आप लोग के लिए, जैसे नवीनतम पुस्तक एवं लेखक, यहाँ से जैसे देखिए हमने पढ़ा हुआ हूँ और इसमें टिक लगाया हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है उसमें VVI लेकर इसी को हम बताने वाले हैं सेलेक्ट करके। क्योंकि आप लोग के लिए सबका अलग करना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम भी अब कम है। तो जो भी हम VVI टॉपिक लगाए हैं, जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, आप लोग को पता होगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट है, पुस्तक और बुक का कितना जो है इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके इसमें जो है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है, अर्जुन अवार्ड से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका खेल से संबंधित जो है, व्यक्ति कौन खेल से संबंधित है, तो यह यहाँ से पूछा जाता है, पूछा गया है अभी तक बिहार दरोगा में हमेशा हमेशा। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि मेला उत्सव जो पूछा ही जाता है, GI टैग तो पूछा ही जाता है। तो यह आप देख सकते हैं टॉपिक को कि हमने कौन कौन टॉपिक लिया है। उसके बाद तूफान और चक्रवात, और इसमें जो नामाकरण किया है उसका है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि इसरो का मिशन 2024-25, मेन रूप से हम लोग 25 का देखेंगे कि कौन कौन इसरो का मिशन रहा और आगामी मिशन कौन कौन होने वाला है, इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करें हम दोस्तों कि यहाँ पे देख लीजिए, यह है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जो टिक लगाए हैं, उसी को हम देखेंगे, क्योंकि यह बेहद इंपॉर्टेंट, हमने छांट करके इसको रखा है और यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। कौन किया है वर्तमान में जो नियुक्ति पद जो होता है उस पे, आप देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो यह सब कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद जज कर सकते हैं कि यह सब टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा, अगर एक दो चार एग्जाम भी दिए होंगे आप लोग, तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि यह सब टॉपिक कितना ग्रैंड स्लैम। आप देख लीजिए कि यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और यह हर एग्जाम में
पूछा जाता है। तो आइए हम यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों, नोबेल प्राइज से। और नाम यहाँ पे कैसे याद रखना है, इजी वे में हम लोग सरल तरीका से कोरिलेट करके और याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो जो हम टॉपिक बताए हैं सब पे चर्चा करेंगे। जो भी टॉपिक हम बताए हैं दोस्तों, आप लोग खुद आइडिया लगा लीजिए कि क्या यहाँ से 5-7 नंबर आना कितना आसान है। और इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो 5-7 नंबर फिक्स है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो ज्यादा भी नहीं है और कम पढ़ करके, अगर यहाँ से हम 5-7 प्लस ही नंबर आएगा दोस्तों, 7 प्लस ही नंबर आएगा, यहाँ से इतना पढ़ के इतना नंबर अगर आ रहा है तो कम बड़ी बात नहीं है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम चर्चा करते हैं। पहले नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, 2025 में किसको किसको मिला है तो यह हम चर्चा करेंगे। तो आइए, पहले मिला दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दोस्तों देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या ऐसे करके याद रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और तीनों क्षेत्र, पहले तो यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो हम लोग 3 क्षेत्र सब्जेक्ट के नाम पर याद रखेंगे, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री के रूप में। और तीनों में 3-3 व्यक्ति को जो है दिया गया है, तो उसका नाम याद रखना है हम लोग को। और देश पे भी एक बार चर्चा करेंगे और किस क्षेत्र में मिला है। एक बार बिहार दरोगा में यह पूछ लिया गया है कि किस क्षेत्र में मिला है, तो यह भी एक नजर देखेंगे, ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा तो वह याद हो जाएगा। लेकिन मेन रूप से हम लोग को नाम याद रखना है व्यक्ति का, और तीनों नाम याद रखना है, क्योंकि नाम विदेशी नाम है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हम लोग के लिए है, तो इसको कोरिलेट करके याद करेंगे। जैसे चिकित्सा विज्ञान, अब चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है 3 व्यक्ति, उनमें कौन कौन है, तो मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल, और उसके बाद है सिमोन साकागुची। तो दोस्तों आप, यह जापान के हैं साकागुची, और यह रामसडेल जो है, फ्रेड रामसडेल अमेरिका के है, और ब्रुनको भी जो है अमेरिका के। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे हम, देख लीजिए। तो सभी नाम को लंबा लाइन को जो है याद नहीं करेंगे, केवल हम कोड पकड़ेंगे और जो इजी वे में हम लोग को याद रहे उसका पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैरी ईव ब्रुनको है, तो केवल ब्रुनको को याद रखेंगे, ब्रुनको, और यह अमेरिका से है। उसके बाद रामसडेल, रामसडेल जो है यह भी अमेरिका के, ब्रुनको, रामसडेल, साकागुची, बस यही याद रखेंगे हम लोग, 3 को याद रखेंगे ऐसे, ब्रुनको, रामसडेल, साकागुची दोस्तों। और ऑप्शन जब आएगा तो आप सही आसानी से जो है इसको सही कर लेंगे। साकागुची कहाँ के है, यह जापान के, रामसडेल और ब्रुनको जो है दोस्तों अमेरिका के हैं। तो यह चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन कौन हो गए, ब्रुनको, रामसडेल और साकागुची, ऐसे करके जो है दोस्तों याद रखिए। ब्रुनको और रामसडेल कहाँ के हैं, तो अमेरिका के, और साकागुची जो है, साकागुची यह जापान के हैं। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। और बस, चूंकि ब्रुनको, रामसडेल और साकागुची, बस एक वर्ड को याद रखना है। यह सबको दोस्तों आप एक बार रीडिंग कर लेंगे ना, तो वहाँ ऑप्शन मिलेगा तो आप पकड़ लेंगे इसको और सही कर लेंगे। तो इसको ध्यान रखना है। और किस क्षेत्र में मिला है, बस एक बार इसको देखना है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस खोज के लिए, देखिए यहाँ पे पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए जो है प्रतीक्षा प्रणाली को शरीर का नुकसान पहुंचाने से रोकता है। तो दोस्तों प्रतीक्षा प्रणाली ऐसा जो शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, और यह है इम्यून टॉलरेंस, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो दोस्तों यह बात इतना अगर लिखा रहेगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, प्रतीक्षा प्रणाली शरीर को नुकसान, तो इसी क्षेत्र में जो है इनको मिला है। तो ऐसा अगर आएगा तो आप सही कर लेंगे। तो मेन रूप से नाम याद रखना था, उसके बाद एक रीडिंग इधर देना है। अब भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आपको याद हो गया ब्रुनको, रामसडेल और साकागुची, बस एक लाइन में ऐसे ही मतलब लाइन से हम लोग पढ़ के याद रख लेंगे, ब्रुनको, रामसडेल और साकागुची, ऐसे एक लाइन में, एक शब्द में जो है बोलेंगे हम लोग। उसके बाद भौतिक के क्षेत्र की बात करें तो जॉन क्लार्क जो है दोस्तों ब्रिटेन के हैं। क्लार्क जो भी रहते हैं, ऐसा नाम वह ब्रिटेन के से लगभग आप याद रखिए। जैसे साकागुची, गौ शब्द जिसमें आता है ना, इस टाइप का नाम साकागुची। उसके बाद एक और आएगा दोस्तों किताबा गावा, तो यह सब जो है जापान के हैं। तो यह देखिए साकागुची जो है, इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में जापान के हैं ये, और इनको मिला है। जॉन क्लार्क ब्रिटेन के हैं। मिशेल एच डोबेरेट और जॉन एम मार्टिनिस, जॉन एम मार्टिनिस। दोस्तों लंबा लाइन अगर याद रखेंगे तो ऐसे कंफ्यूजन होगा और याद भी नहीं होगा। तो हम लोग फिर से वही फंडा अपनाएंगे, क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनिस, डेबोरेट, क्लार्क और मार्टिनिस। इनको भौतिक के क्षेत्र में मिला है, जॉन क्लार्क को, डोबेरेट को और मार्टिनिस को। तो यह जो है दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में, जॉन क्लार्क ब्रिटेन के है, डोबेरेट जो है यह मिशेल एच डोबेरेट यह फ्रांस के है, और मार्टिनिस जो है यह यूएस के है। जॉन एम मार्टिनिस यह कहाँ के है, तो
यूएस के हैं। तो हम लोग को याद करने में जो आसान होगा उसी से याद करेंगे, जैसे क्लार्क हो गया, डोबेरेट हो गया और मार्टिनिस। इसको याद करना कितना आसान हो गया। 3 व्यक्ति को याद रखना है भौतिक के क्षेत्र में, क्लार्क, डोबेरेट और मार्टिनिस। यह कहाँ के? मार्टिनिस यूएस के है, क्लार्क ब्रिटेन के और डोबेरेट जो है दोस्तों फ्रांस के हैं। इनको किस क्षेत्र में मिला है भौतिक के लिए? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोस्कोपिक, क्वांटम मैकेनिकल, टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज हेतु जो है यह 3 व्यक्ति को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसको यहाँ पे मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण के लिए माइक्रोस्कोपिक, क्वांटम, इसको याद रखिए। ऐसा ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे। तो भौतिक के क्षेत्र में कौन हो गया? क्लार्क हो गया, डोबेरेट हो गया और मार्टिनस हो गया। क्लार्क, मार्टिनस और डोबेरेट, यह जो है दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में मिल गया इनको। उसके बाद हम चर्चा करते हैं रसायन के क्षेत्र में। अब रसायन के क्षेत्र की बात करें तो इसमें सुसुमो सुसुमो कितागावा, यह जापान के है। यह रसायन के क्षेत्र में कितागावा, रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दोस्तों याद रखिए। कितागावा जापान के है, रिचर्ड रॉबसन जो है यह ऑस्ट्रेलिया की है और उमर एम यागी जो है दोस्तों जॉर्डन के है। यागी को याद रखिए, उमर एम यागी, कितागावा रॉबसन। कितागावा रॉबसन और यागी, ये को केमिस्ट्री के क्षेत्र में है दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि कितागावा इसमें जापान के है, रॉबसन जो है ऑस्ट्रेलिया के है और यागी जो है जॉर्डन के है। तो इनको ध्यान में रखना है। इनको रसायन के क्षेत्र में किस लिए मिला है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकास के लिए जो है दोस्तों इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। और शांति के क्षेत्र में दोस्तों मोस्ट वीवीवाई पॉइंट में इसको याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचाडो। तो यहाँ से मचाडो को याद रख सकते हैं, लेकिन इसको आप देख लीजिए, मारिना कोरिना मचाडो, मरीना कोरोना, ऐसे याद रखिए। कोरोना से मरेगा और तहलका मचा देगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वेनेजुएला की है मरीना कोरिना, मतलब मरीना कोरिना मचाडो। तो याद रखिए मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो या फिर मारिया मचाडो याद रखिए। डबल एम याद रखिए, एम। यह हो गया दोस्तों मारिया मचोडा। तो मारिया मचोडा, मार करके मचोड़ दो। तो यह शांति के क्षेत्र में मार करके मचोड़ दो, मतलब। और इसका कोरिना तो याद ही है, मतलब ऐसे बस वेनेजुएला के है ये मारिया मचोडा। याद करने की दृष्टि से दोस्तों ऐसे याद रखिए, मार के मचोड़ दो तो मारिया मचोडा। या शांति के क्षेत्र में मारपीट जहां होगा वहां शांति होगा। जब मारपीट जहां होना चाहिए उसका अपोजिट शांति होना चाहिए, तो उसका मारिया मचोडा ध्यान में रखिएगा। अब अर्थशास्त्र की बात करें हम, तो इनको किस लिए मिला है शांति के क्षेत्र में दोस्तों? तो तानाशाही लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्वक बदलाव लाने में अथक संघर्ष के लिए जो है इनको मिला है। तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए जो है मारिया मचोडा को यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो है जोएल मोकिर हो गया। उसके बाद फिलिप अगियन हो गया और पीटर हॉबिट जो है दोस्तों, इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे जोएल मोकिर हो गए, यह अमेरिका के हैं। उसके बाद फिलिप अगियन हो गए, यह फ्रांस के हैं। और पीटर हॉबिट जो है दोस्तों कनाडा के। तो दोस्तों दो नाम याद करना थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो हम लोग फिर वैसी फैंडा अपनाएंगे और मोकिर, अगियन और हॉबिट, मोकिन और अगियन को याद रखेंगे। मोकिर जो है अमेरिका के है, अगियन जो है दोस्तों यह फ्रांस के है, अगियन फ्रांस के है। और पीटर हॉबिट जो है यह कहाँ के है? तो कनाडा के। तो याद रखना है ऐसे करके, मोकिर, अगियन और हॉबिट, मोकिर, अगियन, हॉबिट, मोकिर, अगियन और हॉबिट को दोस्तों याद रखना है। इनको अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। मोकिर को यह अमेरिका के हैं और अगियन फ्रांस के है और हॉबिट जो है दोस्तों कनाडा के हैं। तो मोकिर, अगियन और हॉबिट, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों, तो लाजस्जुलो और क्रासजाना होरकाई। यहाँ पे देखिए, क्रासजना होरकाई, लाजस्जुलो क्रासना, यह हंगरी के है दोस्तों, यह हंगरी के है। साहित्य के क्षेत्र में इन लाजस्लो को याद रखिए यहाँ पे, क्योंकि इस नाम थोड़ा सा टफ है याद करना। तो आप यहाँ से इसको याद रखिए, लाजस्जुलो और क्रासजना होरकाई।
इसको तोड़ के याद रख सकते हैं, क्रास्टिना होरकाई, लेकिन मेन रूप से आप लाज़स्लो को याद रखिए। साहित्य के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को साहित्य के क्षेत्र में लाज़िला को याद रखेंगे, और शांति के क्षेत्र में दोस्तों मार्के मचोर्डो यानी कि मारिया मचोडा को याद रखेंगे शांति के क्षेत्र में। उसके बाद है अर्थशास्त्र में हम लोग को याद कर ही लिए मोकिर अघियन और हॉबिट। मोकिर अघियन हॉबिट जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया है। हॉबिट कनाडा के है, अघियन जो है फ्रांस के, और जोएल मोकिर की बात करें तो यह अमेरिका के है। यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको जो मिला है नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के योगदान के लिए, तो ऐसे ध्यान में रखना है। और साहित्य के क्षेत्र में इनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है, तो यह बात को भी ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं यह आप लोग एक दो बार ऐसे रीडिंग करेंगे जैसे हमने बता दिया तरीका, तो याद हो जाएगा। जैसे चिकित्सा में बस यही याद रखना है, चिकित्सा में ब्रुनको राम्सडेल और सागागुची को याद रखना है। यह जापान के है सागागुची, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इनको मिला है। भौतिक की बात करें दोस्तों तो क्लार्क डोबेरेट और मार्टिनिस जो है भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो याद रखना है। रसायन के क्षेत्र में दोस्तों कितागावा रॉबसन और यागी, कितागावा रॉबसन यागी जो है रसायन के क्षेत्र में, शांति मार्के मचोर्डो मारिया मचोडा, और उसके बाद है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मोकिर अघियन और हॉबिट, मोकिर अघियन और हॉबिट। साहित्य के क्षेत्र में जो है लास्ट जिलों को याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों मिस यूनिवर्स 2025, 74वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है 2025? फतिमा बॉस। फतिमा बॉस जो बनी है जो कि मैक्सिको की है, मैक्सिको की है फतिमा बॉस। उसके बाद हम लोग को याद क्या रखना है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो किया और मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान की है, और आगे जाकर के मिस यूनिवर्स इंडिया के रूप में जो है मिस यूनिवर्स अगर पूछे तो फातिमा बॉस मैक्सिको की है, और मिस यूनिवर्स इंडिया अगर आपसे पूछ दे मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान की है। मिस वर्ल्ड की बात करें आपसे 72वीं मिस वर्ल्ड की बात, यहाँ पे यूनिवर्स है और यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहा है। मिस वर्ल्ड की बात करें दोस्तों 72वीं मिस वर्ल्ड तो यह है ओपला सुचाता चुआगाश्री जो है यह थाईलैंड की है। अपोला सुचाता, बस इतना ही नाम याद रखिए, अपोला सुचाता। अपोला सुचाता जो कि थाईलैंड की है, मिस वर्ल्ड बनी है। 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब 2025 जीती है, और 74वीं मिस यूनिवर्स की खिताब जो है फतिमा बॉस, और मिस यूनिवर्स इंडिया की बात करें दोस्तों तो मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान की है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्रैंड स्लैम। नोबेल पुरस्कार और ग्रैंड स्लैम से हमेशा हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्रैंड स्लैम। अब ग्रैंड स्लैम में सभी को याद करना जरूरी है क्या? तो दोस्तों नहीं, सभी को याद करना जो है जरूरी नहीं है। युगल वाला हम लोग याद नहीं करेंगे, केवल सिंगल वाला को याद करेंगे विजेता और उप विजेता में। तो याद करना कितना आसान होगा इसको हम आपको बताते हैं, देखिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम अब ग्रैंड स्लैम को याद करने का सही तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों? तो पहले तो ग्रैंड स्लैम कैसे होता है, सीरियली वाइज होता है, और इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। पहले होता है कौन? ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है फ्रेंच, और फिर हम बात करें दोस्तों तो विंबलडन होता है, और विंबलडन के बाद जो होता है अमेरिका होता है। तो यह चार को पहले सीरियली ढंग से याद रखिए आप लोग। कौन कौन हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों फ्रेंच हो गया, फ्रेंच की बात करें फ्रेंच के बाद विंबलडन, और विंबलडन के बाद दोस्तों यूएस यानी कि अमेरिका। तो यह चार को सीरियली ढंग से सजाइए ऊपर से नीचे तक, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग को नाम याद रख लेना है कि कैसे। एकल पुरुष की हम चर्चा करें दोस्तों, पहले पुरुष का याद रखेंगे जैनिक सिनर। जैनिक सिनर इटली के हैं, और यह जो है पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? जेनेरिक सिनर जीता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन की है, और यह जो है पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आप देख लिए ऊपर में ऑस्ट्रेलिया जेनेरिक सिनर, और फ्रेंच जो जीता है वह कार्लोस अल्कराज जो जीता है। और सेम बात दोस्तों जैसे हमने बताया आपको कि सीरियली ढंग से आप सजा लीजिए विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिका। और उसके बाद देखिए आपसे अगर पूछा जाए, अभी ऊपर में बताया मैंने कि ऑस्ट्रेलिया का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जेनेरिक सिजन ने। ठीक उसके बाद फ्रेंच का जीता है कार्लोस अल्कराज, और सेम उसी को जो है दोहरा दीजिए तो जेनेरिक सिजन विंबलडन, और अमेरिकी यूएस जो जीती है दोस्तों जीता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के है। जेनेरिक सिजन इटली के है। तो ऐसे करके अल्टरनेट में जो है इन्होंने दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति का नाम याद रखना है, जेनेरिक सिनर और कार्लोस अल्कराज।
तो इनका जो है अल्टरनेट विमल्टन में याद रखना है। जैसे पहले 4 को याद रख लेना है और उसके बाद जो है उनको बैठा देना है। यूएस में यूएस यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? तो जेनेरिक सिनर है। फिर फ्रेंच में आ जाएंगे एक छोड़ करके दोस्तों, क्योंकि उसके बाद फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज आ जाएंगे। फिर विमल्टन आएगा तो जेनेरिक सिनर आ जाएंगे, और जेनेरिक सिनर के बाद दोस्तों अमेरिकी में जो है कार्लोस अल्कराज आ जाएंगे। तो यह ऐसे ही सीरियली ढंग से आप लोग पहले चारों को सजा करके याद रखिए और उसके बाद व्यक्ति को एक के बाद एक अल्टरनेट करके बैठा दीजिए, बस हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला ओपन की बात करें दोस्तों, महिला की चर्चा करें ऑस्ट्रेलिया ओपन में। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला जो जीता है मेडिसन कीज। मेडिसन कीज जो यूएस के है, और यह ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं मेडिसन कीज, यह महिला है। उसके बाद कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जो जीते हैं वो कोको गॉफ है। कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जीती है। और उसके बाद जो है दोस्तों ईगा स्विटेक जो विंबलडन जीती है। विंबलडन 2025 या पिछले बार भी थे, तो ईगा स्विटेक के नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद अरियाना सबेलंका, या अमेरिका बेलारूस की है, और अमेरिकी जो है ओपन जीते हैं अरियाना सवालंका। तो थोड़ा सा महिला वाले में सबका नाम अलग अलग है, तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। मेडिसन कीज की दोस्तों चर्चा करें। मेडिसन कीज या यूएस के और ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं। उसके बाद इसके बाद कौन आ जाएगा? मेडिसन कीज के बाद दोस्तों कोको गॉफ आ जाएंगे। कोको गॉफ के बाद जो है दोस्तों विंबलडन में ईगा स्विटेक हो जाएगा, ईगा स्विटेक। और इसके बाद जो है दोस्तों ईगा स्विटेक के बाद अरियाना सवालंका। यह अरियाना सबेलंका यूएस से संबंधित है, और मतलब यूएस खिताब जीते हैं और बेलारूस देश से है। तो ऐसे करके थोड़ा सा महिला का चार है, बस सीरियली से याद रखना है। जैसे हम अगर महिला को हमको याद रखना है तो कैसे रखेंगे? मेडिसन कीज हो गया, कोको गॉफ हो गया, उसके ईगा स्विटेक हो गया। ईगा स्विटेक के बाद दोस्तों लास्ट में एक है कौन? तो अरियाना सबेलंका। तो ऐसे करके याद रखना है। अब हमको उप विजेता अगर एक नजर देखें पुरुष में, तो दोस्तों एक कोई केवल याद रखिए आप यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का उप विजेता जो बने हैं अलेक्जेंडर जेरेव। अलेक्जेंडर जेरेव यह बने हैं। अलेक्जेंडर जेरेव जो जर्मनी के हैं, जर्मनी जेरेव याद रखना है। अलेक्जेंडर जेरेव यह जो बने हैं ऑस्ट्रेलिया का उप विजेता, ऑस्ट्रेलिया ओपन उप विजेता बने हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ फ्रेंच में कौन किए हैं? तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया में विजेता था वही था यहाँ पे जो है उप विजेता बनते हैं। और फिर जो है कार्लोस अल्कराज भी फ्रेंच ओपन का विजेता थे, तो आगे जाकर के विंबलडन के जो है दोस्तों उप विजेता बन जाएंगे। बस एक नीचे घसका देना है, ऐसे करके याद रखना है। जेनेरिक सिनर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विजेता थे, तो फ्रेंच में उप विजेता हो जाएंगे। फिर कार्लोस अल्कराज फ्रेंच में विजेता है, तो उसके नीचे वाले में उप विजेता हो जाएंगे। जेनेरिक सिनर यहाँ पे विजेता है विंबलडन में, तो यहाँ अमेरिकी में दोस्तों यह उप विजेता हो जाएंगे। तो देख लीजिए जेनेरिक सिनर तो बस एक घसका देना है, बस एक को यहाँ से याद रखना है, अलेक्जेंडर जेरेव को। अलेक्जेंडर जेरेव जो है जर्मनी के, और जेनेरिक सिनर ने इनको हरा करके ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। उसके बाद है दोस्तों अरियाना सबेलंका। तो ऊपर वाले जो है देखिए उप विजेता महिला की बात करें तो अरियाना सबेलंका, और अरियाना सबेलंका के बाद फिर जो है फ्रेंच में ऑस्ट्रेलिया में अरियाना सबेलंका, उसके बाद फ्रेंच में भी अरियाना सबेलंका। तो दो नाम तो दोस्तों ऊपर से सेम है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच। विंबलडन की बात कर ले हम लोग, तो विंबलडन में अमांडा अनिसिमेसोमोवा यूएस की है दोस्तों। अमांडा को याद रखिए, और अमांडा। तो दो ऊपर में दोस्तों अरियाना सबेलंका ऊपर में, तो ये ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच हो जाएगा, और विंबलडन। और अमेरिकी की उप विजेता की बात करें तो यह नाम याद रखिए, अमांडा अनिसिमोवा। अमांडा को याद रखिए, केवल अमांडा जो है विंबलडन और अमेरिकी की उप विजेता रही है। तो यही सब बात थी विंबलडन ग्रैंड स्लैम से ऐसे ही याद रखा जाता है, और इजी वे में याद भी हो जाएगा। उसके बाद है कुछ इधर तथ्य देख लेते हैं हम लोग, चूंकि एक क्रिकेट से पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन। क्रिकेट हमेशा बिहार दौरा के द्वारा पूछा गया है। तो पुरुष एशिया कप का विजेता कौन बना है दोस्तों? यह ध्यान रखना है, मेन रूप से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह इसका आयोजन स्थल दुबई और अबू धाबी में हुआ था। आप लोग को पता होगा कि उसी टाइम जो है इसमें बहिष्कार किया गया था पाकिस्तान को। संस्करण जो है दोस्तों 17 था, और इस T20 आई था। विजेता जो है भारत बना है 5 विकेट से। 9वां कप जीता है पाकिस्तान जो है, यहाँ पे पाकिस्तान को हरा करके उप विजेता जो है दोस्तों पाकिस्तान बना है। यहाँ पे विजेता भारत और उप विजेता पाकिस्तान, बस यही यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा।
उसके बाद है T20 वर्ल्ड कप 2024, जो इसमें मेजबान देश कहाँ पे यह हुआ है, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप हुआ है। भारत इसके विजेता रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके उप विजेता कभी कभी पूछा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके 7 रन से 17 साल बाद जो है T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, उप विजेता को जरूर यहाँ से याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कमान है दोस्तों, श्रीलंका और भारत संभालेगा, यानी कि श्रीलंका और भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा। उसके बाद हम चर्चा करें दोस्तों पंचमा खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो यह नई दिल्ली में हुआ है। शुभंकर जो है इसका उज्ज्वला है, पहला स्थान हरियाणा जो है यहाँ से लिया। तीसरा आईपीएल की बात करें महिला आईपीएल की, तो इसका विजेता जो है मुंबई इंडियंस रही है और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही है। फिर अभी आईपीएल शुरू हो गया महिला का, जो कि चौथा संस्करण होगा। अब देखते हैं इसमें कौन बनते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स जो है दोस्तों लगातार 3 बार जो है उप विजेता रही है, तीनों बार हमेशा उप विजेता। यहाँ पे पर्पल कैप पूछ दिया जाता है, तो अम्लियाकर जो है इनको पर्पल कैप जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद सब ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाते हैं निटाली साइबर ब्रांट को जो है दोस्तों यह कैप दिया गया है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में निटाली साइबर ब्रांट को ही खरीदा गया था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अन्य प्रमुख पुरस्कार की कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र और साहित्य के क्षेत्र में जो मिला जाता है 59वां यहाँ पे संस्करण याद रखना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, मिला है और यह छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है। तो इनको ध्यान में रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो मिला है इनको विनोद कुमार शुक्ल को जो छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है। इनको बिल्कुल वीवीआई के रूप में इनको याद रखना है, क्योंकि यह पूछा जाता है। उसके बाद व्यास सम्मान की बात करें दोस्तों 34वां व्यास सम्मान 2024 यह मिला है सूर्यवाला को। व्यास सम्मान की बात करें तो सूर्यवाला को मिला है, और यह उपन्यास भी कभी कभी पूछा जाता है। तो कौन देश को बासी बेनू की डायरी कौन देश की बासी बेनू की डायरी, यह जो है व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान के लिए सूर्यवाला को व्यास सम्मान के लिए मिला है, और इनका उपन्यास है कौन देश के बासी बेनू की डायरी। तो इसको भी ध्यान रखना है, 34वां संस्करण था। उसके बाद दोस्तों सरस्वती सम्मान, यह भी 34वां संस्करण 2024 साधु भद्रेदास इनका पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत साधु। तो यह तो बिल्कुल इजी है, स से सरस्वती, स से साधु, स से स्वामी नारायण सिद्धांत, स से सुधा, मतलब सरस्वती में सब में स है, तो इसको याद करने में आसान है। तो साधु भद्रेदास को मिला है सरस्वती सम्मान, 34वां संस्करण है। और स्वामी नारायण सिद्धांत साधु के लिए जो सुधा के लिए पुस्तक के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। उसके बाद है 23 को हम लोग नहीं याद रखना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें दोस्तों, यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2023 के लिए 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसका संस्करण याद रखना है। 55वां जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया गया है, तो यह याद रखना है। उसके बाद हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है स्त्री के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है स्त्री निर्देशक अमर कौशिक, बिहारी पुरस्कार यह तो 2022 में ही दिया गया था माधव हड्डा को। उसके बाद वीवीआई के रूप में दोस्तों मसाकी काशिवारा को जो है कौन सा एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जापानी गणितज्ञ है, और इनको जो दिया गया है वह मसाकी काशिवारा को जो है एबल पुरस्कार दिया गया है। यह कहाँ की है, तो जापान की गणितज्ञ है, तो इनको वीवीआई के रूप में याद रखना है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास जो है मिशेल बाचेलेट के द्वारा इनको दिया गया। यूनेस्को का शांति पुरस्कार जो है 2024 में एंटोनियो लुइस सैंटोस का कोस्टा पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल को दिया गया। गांधी शांति गीता प्रेस को 2021 में ही दिया गया था। तो यह सब उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों बुकर पुरस्कार। अब बुकर पुरस्कार जो है हमेशा पूछा गया है बिहार दरोगा में कितना बार। तो यहाँ पे बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार में 2 आता है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय। तो बुकर पुरस्कार सीधे लिख रहा है, तो यह राष्ट्रीय मान के चलेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जब पूछता है तो उसमें लिख देता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। डेविड सजाले को दोस्तों बुकर पुरस्कार दिया गया है। इसकी पुस्तक का उपन्यास का नाम है फ्लेश। डेविड सजाले और इसका उपन्यास है फ्लेश। तो याद रखना है बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है इनको, तो वीवीआई के रूप में इनको याद रखना है डेविड साजले को, और यह उपन्यास फ्लेश के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें
तो कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक, और इसके पुस्तक है हार्ट लैम्प के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को जो है मिला है हार्ट लैम्प के लिए। बुकर पुरस्कार में ध्यान में रखना है डेविड स्लाजले को फ्लैश के लिए दिया गया है। उसके बाद है संसद रत्न पुरस्कार कुलदीप राज शर्मा जो कि कांग्रेस के हैं, इनको दिया गया है। तो एक लाइन में हम इनको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एक बार पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसको दिया गया है? तो संस्थागत श्रेणी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को जो है दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCOIS को जो है यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है दिया गया है। उसके बाद हम चर्चा करें फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार जो दिया है थोडा थार्नी को। और अब हम बात करते हैं दोस्तों और अलग टॉपिक का, इसमें कौन किया है, यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो आप लोग को इसमें आधा से अधिक से ज्यादा याद ही होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग को क्रम याद रखिए, क्योंकि सबको पता है 15 या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, यह पहली महिला आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। और कितने नंबर के? 15वें नंबर। उपराष्ट्रपति भी 15 में है और प्रधानमंत्री भी 15 है। इनको ध्यान में रखिए, CP राधाकृष्णन, और इनको चूंकि यह अभी अभी न्यू बने हैं तो इनको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत जो है बने हैं, इनका क्रम भी याद रखना है। उसके बाद महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16वें नंबर के R वेंकट रमनी है। तो हम लोग इसमें फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि सबको याद होगा लगभग। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो R वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल की बात करें दोस्तों तुषार मेहता हो जाएंगे। राष्ट्रीय हरित क्रांति न्यायाधिकरण की बात करें तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद है सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सीभी आपको पता है कि उपराष्ट्रपति है, तो CP राधाकृष्णन हो जाएंगे। और उपसभापति जो है राज्यसभा के श्री हरिवंश राय हो जाएंगे। उसको 18वीं लोकसभा के जो है अध्यक्ष ओम बिरला है। निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, सुखवीर संधू जो है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें कैग की तो दोस्तों संजय मूर्ति 15वें नंबर के कैग हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति वर्तमान में है। उसके बाद CGA यानी कि महालेखा नियंत्रक की बात करें TCA कल्याणी जो है 29वें नंबर के TCA कल्याणी महालेखा महानियंत्रक है। उसके बाद है दोस्तों सशस्त्र, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा CGA और CAG। कैग की बात करें तो संजय मूर्ति, और महालेखा जो है महालेखा महानियंत्रण की बात करें दोस्तों TCA कल्याणी की बात चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद प्रमुख सेना के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति जो राष्ट्रपति होता है तो आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। वायुसेना के बात करें तो अमरप्रीत सिंह है 28वें नंबर के। नौसेना के जो है अध्यक्ष वह नौसेना के प्रमुख जो है दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें नंबर के हैं। और थल सेना के जो है उपेंद्र द्विवेदी। तो अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हो जाएंगे और यह है वायुसेना के। उसके बाद है दोस्तों थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी और जल सेना के दिनेश त्रिपाठी। तो इसको याद रखें। इसको याद रखिए CDS को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद यहाँ पे सचिव और सलाहकार से पूछा जाता है। कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों? तो TB स्वामीनाथन है कैबिनेट सचिव। रक्षा सचिव प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? तो प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। उसके प्रधान सचिव 2 है। दूसरा व्यक्ति कौन है? शक्तिकांत दास के रूप में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद निजी सचिव, प्रधानमंत्री के निजी सचिव तो निधि तिवारी। निजी से निधि याद रखिए, प्रधान से प्रमोद याद रखिए, और प्रधान सचिव 2 से याद रखिए दोस्तों जो शक्तिकांत दास को। उसके बाद विदेश सचिव की बात करें दोस्तों तो ब से विदेश, बी से और बी से विक्रम मिश्री को याद रखिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। तो ऐसे करके कनेक्ट करके जो है याद रखिए। गृह सचिव की बात करें दोस्तों तो ग से गृह और ग से गोविंद मोहन को याद रखिए। वित्त सचिव की बात करें तो अजय सेठ जो होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है और यह जो है वित्त से संबंधित है, तो अजय सेठ जो है वित्त सचिव हो जाएंगे। उसके बाद रक्षा सचिव की बात करें तो राजेश कुमार सिंह जो है रक्षा सचिव हो जाएंगे। और
सचिव की बात करें, राजस्व सचिव की बात करें दोस्तों, रक्षा सचिव में राजेश कुमार सिंह और अरविंद कुमार श्रीवास्तव जो हो जाएंगे राजस्व सचिव हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति अजीत डोभाल हो जाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हो जाएंगे वो अजीत डोभाल। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें दोस्तों, बी अनंत नागेश्वर हो जाएंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का तो अजय कुमार सूद हो जाएंगे, वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। उसके बाद हम चर्चा करें दोस्तों, प्रमुख कुछ गुप्तचर संस्था है उसके बारे में पूछा जाता है। सीवीसी की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वां नंबर के है। सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यह पूछ भी लिया गया है छोटा एग्जाम में, बिहार दरोगा के जो है एक्साइज ये सब जो होता है एग्जाम उसमें पूछा गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तो याद रखना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की बात करें, सीबीआई के जो प्रमुख है वह प्रवीण सूद है। यहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी के हैं। और सीबीआई की चर्चा करें दोस्तों तो यह प्रवीण कुमार सूद है। उसके बाद है मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, हीरालाल समारिया जो है मुख्य सूचना आयुक्त हो जाए। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। उसके बाद निदेशक इंटेलिजेंस आईबी के जो हो जाएंगे तपन कुमार डेका जो है दोस्तों आईबी के प्रमुख हो जाएंगे। उसके बाद है आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका। सीबीआई के प्रवीण कुमार सूद है, प्रवीण सूद। उसके बाद है दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल समारिया है। रॉ के हो जाएंगे पराग जैन, रॉ के दोस्तों पराग जैन हो जाएंगे, तो इनको ध्यान रखना है, रॉ के पराग जैन। उसके बाद ईडी के हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय के दोस्तों राहुल नवीन जो हो जाएंगे ईडी के। उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सदानंद बसंत दाते। तो इनको इसमें से कम आईबी, रॉ और सीबीआई को तो जरूर याद रखिए, सीबीसी को भी याद रखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अर्धसैनिक बलों की बात करें दोस्तों तो एसएसबी के संजय सिंघल हो जाएंगे महानिदेशक, बीएसएफ के दलजीत सिंह हैं, और उसके बाद है सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो ये सब उतना है नहीं। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल की तो सोनाली मिश्रा, इनको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष जो हो जाएंगे नीति आयोग के प्रधानमंत्री होता है तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के सीईओ की बात करें दोस्तों, बीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ है। और उपाध्यक्ष और सीईओ में कंफ्यूजन नहीं होना है। अध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी हो जाएंगे, और सीईओ की बात करें दोस्तों तो बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा, सीईओ यानी कि बी आर सुब्रमण्यम। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार हो जाएंगे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है दिनेश महेश्वरी। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यह जो है विजया किशोर राहटकर, यह चेंज हुई है तो इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रंजना प्रकाश देसाई के रूप में आप लोग याद रखिए, रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय माणिकराव खानविलकर। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर, इनको ध्यान में रखना है। 16वें जो है अध्यक्ष वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष अरविंद पनगाडिया है, और यह भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। 15वां था एनके सिंह, और अभी जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाडिया है। अभी तक 2-3 एग्जाम में पूछ लिया गया है यह। अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है दोस्तों बी सुब्रमण्यम जो कि 9वें हैं। बी रामा सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बी रामा सुब्रमण्यम। उसके बाद है दोस्तों रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं। उसके बाद है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के तुहिन कांता पांडे। सेबी के हम लोग याद रखेंगे तुहिन कांता पांडे। उसके बाद है दोस्तों उसके बाद सीबीडीटी के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का दोस्तों रवि अग्रवाल को एक नजर हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आप देखिए यहाँ पे महानिदेशक बीआरओ को जो है दोस्तों रघु श्रीनिवासन, लेकिन बीआरओ को यहाँ से 1960 में इसकी स्थापना याद रखेंगे क्योंकि यह कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। उसके बाद ट्राई का अनिल कुमार लोहाठी जो है अध्यक्ष दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का। उसके बाद है यहाँ पे यूडीआई का है भुवनेश कुमार। भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो है दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है। और उसके बाद कुछ महारत्न कंपनियां एनटीपीसी के दोस्तों गुरदीप सिंह हैं। और ओएनजीसी की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा है। अमरेंद्र सेल की बात करें दोस्तों तो सेल में अमरेंदु प्रकाश का नाम आता है।
उसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है उसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे यूजीसी के अध्यक्ष है दोस्तों विवेक जोशी, विनीत जोशी। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यूजीसी के तो विनीत जोशी हो जाएंगे। इग्नू के हो जाएगा दोस्तों, इग्नू का प्रोफेसर उमा कांजीलाल। उसके बाद कुलपति जवाहर, जेएनयू के शांति श्री धूलीपुरी हो जाएगा, शांति श्री धूलीपुरी पंडित। उसके बाद बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अजीत कुमार चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय के याद रखिए कुलाधिपति को अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। और नालंदा विश्वविद्यालय के जो है कुलपति की बात करें दोस्तों तो सचिन चतुर्वेदी है। तो इनको ध्यान में रखना है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के अश्विन वैष्णव हो जाएंगे, अश्विनी वैष्णव। एनसीईआरटी की बात करें तो दिनेश प्रकाश सकलानी हो जाएंगे। तो यही सब है। उसका प्रेस और मीडिया से कुछ है, इनको ध्यान रखने। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का धीरेन्द्र ओझा हो जाएंगे। प्रेस भारती बोर्ड के यहाँ से याद रखिए नवनीत सहगल, प्रेस भारती का नवनीत सहगल हो जाएगा। और उसका नेशनल स्कूल ड्रामा के परेश रावल हो जाएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद पीटीआई की बात करें दोस्तों, यहाँ पे प्रत्यक्ष अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो महेंद्र मोहन गुप्ता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो महेंद्र मोहन गुप्ता हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन कौन है उसको एक नजर देखेंगे, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है। इसरो की याद रखिए दोस्तों बी नारायणन और 11वें नंबर के है। बी नारायणन जो है इसरो के अध्यक्ष और यह जो है दोस्तों 11वें नंबर के। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के ए के मोहंती जो है दोस्तों अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बराक के दोस्तों विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पे डीआरडीओ कौन है दोस्तों? समीर बी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। तो दोस्तों यहाँ से 3 को याद रखिए। इसरो के बी नारायणन, उसके बराक के दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान विवेक भसीन और डीआरडीओ को दोस्तों समीर बी कामत। इसको ध्यान में रखना है। विक्रम साराभाई को भी याद रखना है दोस्तों, यह हो जाएगा डॉक्टर ए राजराजन जो है दोस्तों विक्रम साराभाई का केंद्र का जो है निदेशक है। तो इनको ध्यान में रखना है। पेटीएम के सीईओ कौन है? पेटीएम बैंक के दोस्तों अरुण बंसल हो जाएंगे। नाबार्ड के यहाँ से याद रखना है दोस्तों साजी केवी जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। उसको भारतीय बैंक संघ के चल्ला श्रीनिवासु रेड्डी। तो इनको राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है दोस्तों? संजय शुक्ला। यह भी बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों अब मेन रूप से रक्षा उपकरण, यहाँ पे इसको वीवीआई के रूप में, मोस्ट वीवीआई के रूप में जो है याद रखना है। हेलिना क्या है? तो यह भारत में विकसित किया गया टैंक रोधी मिसाइल है। यही पूछेगा आपसे कि यह क्या है, तो यह टैंक रोधी मिसाइल है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, भारत में विकसित पहला टैंक रोधी मिसाइल कौन है? तो हेलिना का नाम आएगा। तो यह भी ध्यान में रखना है। टैंक रोधी मिसाइल, भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल हेलिना है। या फिर हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक के बारे में बात करें दोस्तों तो यह एक हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। बराक 8 की बात करें तो इजराइल और डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों स्पेस टू एयर मिसाइल है। यह सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस माने सरफेस से एयर तक मार करने वाले मिसाइल है। और यह जो इसका विकास जो किया गया है डीआरडीओ और इजराइल के संयुक्त रूप से डीआरडीओ और इजराइल। तो यह तो दोस्तों हमको लग रहा है कि यह पूछेगा ही पूछेगा। 4 शिफ्ट में एग्जाम है, किसी न किसी में जरूर यह पूछेगा, चूंकि डीआरडीओ और इजराइल का संयुक्त परियोजना है। संयुक्त रूप से यह विकसित किया गया है बराक 8 को। और यह जो है दोस्तों सरफेस से लेकर के हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 क्या है? तो यह मिसाइल है सरफेस टू एयर में मार करने वाली, और विकसित किया जा रहा है डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखना है। आईएनएस बेला की बात करें तो यह फ्रांस में विकसित किया जा रहा है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल की चर्चा करें तो राफेल फ्रांस का दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया है। और यह जो है राफेल एक लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है? तो एक लड़ाकू विमान है। आईएनएस बेला क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। S-400 की बात करें दोस्तों तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, रूस के द्वारा विकसित किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम और यह अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।
तो इसको ध्यान में रखना है। इस 400 और ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। पिनाक क्या है दोस्तों? पिनाक तो भारत में पहला स्वदेशी रॉकेट है यह। पिनाक क्या है? तो रॉकेट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो है रॉकेट है, रॉकेट। और पिनाक यह रॉकेट है और भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। भारत में विकसित पहला एंटी रोधी मिसाइल जो है वह हेलिना है, लेकिन यह भारत में पहला स्वदेशी रॉकेट की बात करें आपसे तो पिनाक हो जाएगा। पिनाक क्या है? स्वदेशी रॉकेट है यह, अपना देश का स्वदेशी रॉकेट पिनाक, और देश में विकसित जो है एंटी टैंक रोधी हेलिना हो जाएगा। आईएनएस कलवरी की चर्चा करें तो यह भी जो है दोस्तों स्वदेश निर्मित है, अपने देश में निर्मित किया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो स्वदेश में निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की बात करें दोस्तों तो आईएनएस कलवरी हो जाएंगे। उसके बाद है अपाची। क्या है? तो अपाची जो है दोस्तों लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और यह अमेरिका के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो अपाची एक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, और यहाँ पे देखिए लड़ाकू विमान है जो कि राफेल फ्रांस के द्वारा यह विकसित किया गया है, तो यह भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बराक यहाँ से पहले पहले याद रखेंगे वीवीआई के रूप में। उसके बाद हेलिना और पिनाक। पिनाक क्या है? तो यह एक प्रकार का रॉकेट है और हेलिना जो है दोस्तों एंटी टैंक यानी कि टैंक रोधी मिसाइल है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के रूप में। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। उसके बाद 80वें शर्त के जो है अध्यक्ष, 80वां शर्त के वह हो जाएंगे एनालेना बैरबॉक। एनालेना बैरबॉक जो हो जाएगा दोस्तों 80वां अध्यक्ष, 80वें सत्र के अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद है 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय बंगा। अजय बंगा जो है 14वें अध्यक्ष है विश्व बैंक के। गुट निरपेक्ष की चर्चा करें, गुट निरपेक्ष का अध्यक्ष कौन है? तो इलाहम अलीयेव। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक है नवोजी अंकोजो इवेला। उसके बाद है यूनेस्को के महासचिव दोस्तों महानिदेशक खालिद अल, यूनेस्को की याद रखना है, चेंज हुआ है अभी, खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी जो है दोस्तों मिस्र के हैं और यह यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों सार्क के मोहम्मद गुलाम सरवर। उसके बाद है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के जो है महासचिव सरली बोचबे है, इनको ध्यान रखना है। घाना की है या महासचिव, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव के रूप में सार्ली बोचबे को जो है याद रखना है। नाटो के महासचिव की बात करें तो मार्क रूटे नाटो के महासचिव है। उसके बाद है आसियान के महासचिव जो है लिम जॉक होई याद रखना है। एशिया विकास बैंक एडीबी की बात करें तो मसातो कांडा। एडीबी की बात करें दोस्तों मसातो कांडा जो है जापान के, इनको ध्यान में रखना है। प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा की बात करें तो यह है जेनेट पेट्रो। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट एनडीबी की बात करें तो डिल्मा रूसेफ। एनडीबी डिल्मा रूसेफ को याद रखना है, इसके एनडीबी के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है। उसके बाद है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो भारत जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष 2024 से 26 तक जो है इनका। अब है प्रधानमंत्री को जो प्राप्त कुछ 2025 में सर्वोच्च सम्मान मिला है अन्य देशों से, उनको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ द मोस्ट, तो क्या यह पूरा लाइन को याद करना संभव है क्या? इतना याद करेंगे क्या? नहीं, हम लोग को क्या कैसे याद रखना है, तो वही बस हम कोड पकड़ेंगे। बेलीबातिया मिराबिलिस, देखिए यहाँ पे मिराबिलिस को याद रखेंगे और यह जो है नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है जो कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट है और यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला गया है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। मिराबिलिस अगर आएगा लास्ट में तो यह कहाँ के होगा? तो नामीबिया के हो जाएगा। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस की बात करें दोस्तों तो यह ब्राजील का है साउथर्न क्रॉस। उसके बाद है टोबैको, त्रिनाद एंड टोबैको। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ द त्रिनाद एंड टोबैको की बात करें तो त्रिनाद एंड टोबैको, यह देश का ही नाम पर है तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो यह घाना ही हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, साइप्रस का है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मकारियोस थर्ड जो है साइप्रस का है। मित्र भूषण वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। मित्र भूषण या पड़ोसी देश श्रीलंका के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशन, मॉरिशस के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया गया है।
उसके बाद 24 हम लोग को नहीं देखना है। 76वां गणतंत्र दिवस भी अब पुराना हो गया, अब नया 77वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस बार 2026 में। तो इस समय का मुख्य अतिथि जो पूछा जाता है वो प्रोवो सुबियांतो है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 के थीम क्या था दोस्तों? स्वर्णिम भारत, भारत विरासत और विकास। उसके बाद हम बात करें जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है यह मिला है। मुख्य अतिथि 24-25 का हो गया। 24-25 हम लोग 23-24 को नहीं देखेंगे। उसके बाद है दोस्तों पारस पारासो पारास पारासोशियल पारासोशियल जो है यह अवार्ड 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा दिया गया है, कॉलिंस के द्वारा दिया गया है, कोडिंग भाइब भाइब कोडिंग। तो इसको दोनों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको भी याद रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे इसरो का वर्ष 2025 के प्रमुख मिशन कौन कौन मिशन रहा है। तो दोस्तों पहले तो हम लोग को यह 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। 2 नवंबर 2025 को CMS-03 इसका डेट भी अभी पूछ लिया गया है। पिछले एग्जाम में यह डेट पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। चूंकि लेटेस्ट है, 2 नवंबर का यह घटना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कब प्रक्षेपण तिथि जो पूछा गया है वो 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया है। यह मिशन है, उपग्रह है CMS-03। इसको जो है दोस्तों LMB-3M5C के द्वारा प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है। CMS-03 किसके द्वारा भेजा गया? तो LMB-3 और M5 के द्वारा जो है दोस्तों CMS-03 है, तो LMB-3 और M5 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, कब प्रक्षेपण किया गया है? तो 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपण किया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको याद रखना है। निसार की बात करें तो इसको जो है दोस्तों 30 जुलाई या निसार इसरो और नासा का जो संयुक्त मिशन था उसको 30 जुलाई 2025 को जो है लॉन्च किया गया है। और यह जो है प्रक्षेपण किया गया, और किस प्रक्षेपण यान से इसको प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV F-16 के द्वारा जो है निसार को प्रक्षेपित किया गया है 30 जुलाई 2025 को। 30 जुलाई 2025 को जो है निसार को, यानी कि इसरो और नासा का जो है संयुक्त यह मिशन है, वह GSLV F-16 यहाँ कोड पकड़िए। LMV सबको याद रहता है, GSLV सबको याद रहता है, लेकिन निसार को अगर प्रक्षेपण करना है तो F-16 GSLV F-16 से प्रक्षेपण किया गया है। LMB-3M5 से CMS-03 को प्रक्षेपण किया गया है 2 नवंबर 2025 को। निसार को जो है दोस्तों 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण किया गया है। तो यह ध्यान में रखना है। एक्जियोम को दोस्तों याद रखना है। एक्जियोम 4 यह जो है 25 जून 2025 को यही पूछा गया था एक्साइज सब इंस्पेक्टर में। 25 जून 2025 ESI में पूछा गया था दोस्तों। ESI में जो इन्फोर्समेंट वाला एग्जाम सितंबर में हुआ था उसमें यह पूछा गया था। 25 जून 2025 को प्रक्षेपित किया गया था एक्जियम 4 को। 25 जून 2025 यह भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो शुभांशु शुक्ला है उनसे यह रिलेटेड है, उन्हीं के द्वारा जो यह अंतरिक्ष में गया था। तो 25 जून 2025 यहाँ से भी याद रखिए, एग्जाम 4 को भी याद रखिए, और इसको भी याद रखिए चूंकि यह असफल हो गया है दोस्तों। EOS 9 जो है असफल हो गया, और इसको 8 मई 2025 से प्रक्षेपण किया गया था, और PSLV C61 से प्रक्षेपित किया गया था, जो कि असफल हो गया। GSLV F-16 की बात करें तो यहाँ से निसार को प्रक्षेपित किया गया। तो पहले ऊपर का तो 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी NVS भी पूछ लिया गया है बिहार दरोगा के द्वारा। NVS-02 डायरेक्ट पूछता था कि यह क्या है, तो यह एक प्रकार का उपग्रह है, मिशन है। इसको GSLV F-15 के द्वारा जो है GSLV F-15 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 100वां यह मिशन है, 100वां उपग्रह है NVS-02 जो है NVS-02 100वां मिशन है। GSLV F-15 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। GSLV F-16 के द्वारा निसार को लॉन्च किया गया है, और NVS-02 के द्वारा दोस्तों 02 जो है GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोबा 3 मिशन जो है दोस्तों PSLV C69 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। PSLV C59। उसके बाद हम बात करें दोस्तों इसरो का आगामी मिशन
कौन कौन है। तो इसरो का आगामी मिशन की चर्चा करें, चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 जो है दोस्तों, इसको 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। लूपेक्स की बात करें, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में इसको याद रखिए लूपेक्स को। और यहाँ से क्या याद रखना है, लूपेक्स को 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। और यह जैक्सा और इसरो का जो है दोस्तों संयुक्त मिशन है। जैक्सा जो कि जापान का अंतरिक्ष में संस्था है, तो जैक्सा और इसरो का संयुक्त परियोजना का नाम जो है लूपेक्स है, और 2028 में जो है इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान की चर्चा करें दोस्तों, 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। उसके बाद शुक्रयान 1, यह 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए 2028 में। मंगलयान 2 की बात करें तो 2030 में मंगलयान हेतु दोस्तों भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। उसके बाद निसार की बात करें 2025 में यह लॉन्च हो गया है दोस्तों। आपको ऊपर में बताए हम कि यह 25 जुलाई 2025 को दोस्तों यह लॉन्च हो गया है। 30 जुलाई 2025 को जो है निसार को लॉन्च कर दिया गया है, और यह जो है प्रक्षेपण कर दिया गया है। और यह पृथ्वी की निगरानी हेतु जो है नासा इसरो का संयुक्त मिशन है, और इसको जो है 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण यान से लॉन्च कर दिया गया है। और निसार 2 हो गई, जो कि यह जो है इसरो और नासा का, लूपेक्स को यहाँ से याद रखेंगे, जैक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है, जो कि 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान 1 2028, मंगलयान 2 जो है 2030 याद रखना है। उसके बाद हम चर्चा करें दोस्तों, अब जो तूफान आए हैं 2025 में, जो कुछ तूफान आए हैं और उसका नामकरण कौन देश किया है, कहाँ आया है, उस पर चर्चा करेंगे। तूफान की बात करें तो यागी तूफान, यह दोस्तों म्यांमार, लाओस और वियतनाम, यह 3 जगह पे आया है, और इसका जो है नामकरण जापान रखा है। यागी की बात करें म्यांमार, लाओस और वियतनाम, म्यांमार, लाओस और वियतनाम जगह पे क्षेत्र को प्रभावित किया है यागी तूफान, और इसका नामकरण जो दोस्तों जापान के द्वारा किया गया है। दोस्तों इसमें अगर याद रखना हो तो पहले नामकरण को याद रखेंगे, फिर प्रभावित क्षेत्र को। तो यागी तूफान का जो है नामकरण किसने किया, तो जापान ने किया। उसके बाद प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम। दाना तूफान की बात करें दोस्तों, दाना ओडिशा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आया, और कतर ने जो है इसका नामकरण किया है। दाना तूफान का नामकरण कौन किया है, तो कतर के द्वारा जो है दाना तूफान का जो है दाना तूफान का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। कोंगरे की बात करें, ताइवान, फिलीपींस, दोस्तों कंबोडिया के द्वारा कंबोडिया याद रखिए, कोंगरे से कंबोडिया नामकरण किया है, ताइवान और फिलीपींस इससे प्रभावित हुआ है। राफेल की बात करें तो राफेल नाम से स्पष्ट है, फ्रांस इसका नामकरण किया। और क्यूबा जो है दोस्तों, क्यूबा के क्षेत्र में यह तूफान आया। फेंगल की बात करें तो तमिलनाडु के तट को भारी तबाही किया, और सऊदी अरब के द्वारा जो है दोस्तों इसका नामकरण किया गया। सऊदी अरब के द्वारा फेंगल का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया, और यह जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में आया। चीडो तूफान जो है दोस्तों मोजाम्बिक के क्षेत्र में आया है, और मॉरिशस ने इसका नामकरण किया है, चीडो। उसके बाद डीके लेडी, फ्रांस के में मायोट क्षेत्र में आया है। जूट तूफान जो है दोस्तों मेडागास्कर और मोजाम्बिक के क्षेत्र में आया, और मॉरिशस ने जो है इसका नामकरण किया है। अल्फ्रेड की बात करें दोस्तों, तो अल्फ्रेड तूफान ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र पे आया है, और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका नामकरण किया। शक्ति की बात करें, श्रीलंका इसका नामकरण किया है, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पे आया है। रगासा की चर्चा करें दोस्तों, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन को, इसको जरूर वीवीआई के रूप में याद रखिए। रगासा फिलीपींस ने इसका नामकरण किया है। कौन कौन से तट को प्रभावित किया, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन को जो है यह प्रभावित किया है। एमी की बात करें दोस्तों, एमी तूफान यूके, आइलैंड और नीदरलैंड में आया है, और यूके मेट ऑफिस के द्वारा जो है इसका नामकरण किया है। मैटोमो जो है दोस्तों लाओस के द्वारा नामकरण किया गया है, और फिलीपींस, चीन, वियतनाम को प्रभावित किया। मोथा तूफान जो बात करें, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु का इसका तमिलनाडु का नामकरण किया है इसका थाईलैंड। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों त्योहार, उत्सव, मेला। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीआई टैग से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम लोग एक नजर देख लेते हैं, कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। बाद बाकी आप लोग एक बार रीडिंग दे लीजिएगा तो यहाँ से याद हो जाएगा। मंगसीर बगवाल जो है दोस्तों उत्तराखंड में मनाया गया है। यह त्योहार
मंगसीर बगवाल उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। संगाई महोत्सव की बात करें तो मणिपुर में यह मनाया गया है। मंगसीर बगवाल को याद रखना है उत्तराखंड में, संगाई मणिपुर में। हॉर्नबिल महोत्सव यह हमेशा हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, नागालैंड में यह मनाया गया है। रॉल रॉलने रॉलेन तो त्योहार जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव की बात करें तो यह कोलकाता में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता कोलकाता में मनाया गया है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात करें दोस्तों नई दिल्ली में। निंगोल चकोबा उत्सव, उसके बाद है मेरा हो चकोबा, यह मणिपुर में मनाया गया है। चकोबा की बात करें, चकोबा और चुंगबा की बात करें दोस्तों तो मणिपुर में मनाया गया है। अम्बुबाची बिहू, कटु बिहू जो है यह असम में सबको याद रहता है। कुकुर तिहार कुकुर तिहार उत्सव गाई जतरा जो है नेपाल में मनाया गया है। तो उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव जो है गोवा में मनाया गया है। उसके बाद बसहोली उत्सव जो है कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। 14वां सीराखोंग हथेई मिर्च उत्सव की बात करें दोस्तों तो यह मणिपुर में जो है मनाया गया है। जास्कर महोत्सव लद्दाख में। नुआ खलाई उत्सव जो है दोस्तों उड़ीसा में मनाया गया है। उसके बाद है सुरु समर फेस्टिवल की बात करें तो यह लद्दाख में मनाया गया है। 26वां दिल कल्ला की बात करें दोस्तों वीवीआई के रूप में पटना में जो है यह मनाया गया है। उसके बाद है चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात करें तमिलनाडु में मनाया गया। मारबत उत्सव जो है दोस्तों नागपुर में। और हरेला उत्सव पुष्कर भूमि जो है यह सब उत्तराखंड में। रम्मान उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। श्रीव लिली की बात करें या चेराओबा उत्सव की बात करें दोस्तों तो मणिपुर में मनाया गया। त्रिशूलपुरम की चर्चा करें, त्रिशूलपुरम अटुकम पोंगल की बात करें तो यह केरल में जो है मनाया गया है। सरस्वती सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025। बथुकम्मा उत्सव 2025 जो है दोस्तों यह तेलंगाना में मनाया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया गया है। उसके बाद न्यूकोम यूलो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। न्यूकोम यूलो की बात करें दोस्तों तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। घोड़े यात्रा जो है यह नेपाल में मनाया गया। सरहुल की त्योहार जो है झारखंड में मनाया जाता है। उसके बाद खुबानी उत्सव जास्कर महोत्सव जो है यह लद्दाख में। यात्रा उत्सव की बात करें दोस्तों यात्रा तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। यात्रा जो है त्रिपुरा में। खोंगजोम की बात करें मणिपुर में। माधापुर घेर मेला की बात करें दोस्तों गुजरात में मनाया गया है। हेरथ पर्व की बात करें तो कश्मीर में। और उसके बाद है चापरकुट त्योहार जो है मिजोरम में मनाया गया। 38वां सूरज कुंड शिप मेला की बात करें फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है। थाईपुसम की बात करें दोस्तों तमिलनाडु में। थाईपुसम सांबर फेस्टिवल जो है राजस्थान में। और उसके बाद फ्लेमिंगो उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की बात करें दोस्तों तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अब है कुछ जीआई टैग दोस्तों जो 2025 में दिया गया है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जीआई टैग हीरा पन्ना आपको पता है मध्य प्रदेश का है, जीआई टैग दिया गया है। अंबाजी संगमरमर दोस्तों यह कहाँ का है तो यह गुजरात का संगमरमर है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। ओजो फेनी मादक पेय पदार्थ है जो कि गोवा का है और इसको भी ओजो फेनी को जीआई टैग दिया गया है। सांगरी बीन फली की बात करें दोस्तों तो यह राजस्थान का है सांगरी बीन फली और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। कनेरियप्पा आदिवासी महोत्सव जो है दोस्तों हस्तकला यह केरल में मनाया गया है। हैंडलूम उत्पाद रेंडिया हैंडलूम उत्पाद रेंडिया की बात करें दोस्तों तो यह मेघालय का उत्पाद है और जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। खांसी हैंडलूम मेघालय के है। खांसी हैंडलूम और हैंडलूम उत्पाद रेंडिया यह मेघालय के और दोनों जो है मिलता जुलता है। अमलसाद चिक्कू की बात करें गुजरात का है। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है यह अहमदाबाद का है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जो त्रिपुरा का है दोस्तों इसको भी जीआई टैग दिया गया है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा को महाराष्ट्र के है तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। कुंभकोण पान का पत्ता है तमिलनाडु का जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। थोबलाई फूल माला जो है दोस्तों तमिलनाडु का ही है। थोबलाई फूल माला और कोनम पान के पत्ता जो कि तमिलनाडु का है। उसके वारंगल चप्ता मिर्च जो है दोस्तों तेलंगाना का। बिल्लो बैट जम्मू कश्मीर का। वाराणसी सनाई तो नाम से स्पष्ट है। घरचोला साड़ी को याद रखिए यह गुजरात का है। पश्मीना ऊन जो है दोस्तों लद्दाख का। उसके बाद बांसुरी पीलीभीती यह उत्तर प्रदेश का दोस्तों। रतलाम रियावन लहसुन जो है मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है आदिवासी पोशाक रीसा यह त्रिपुरा का है। उसका मंजुली
मंजूली मुखौटे एवं पांडुलिपि जो पेंटिंग है यह असम का है। मातावारी पेरा जो है दोस्तों त्रिपुरा का। मातावारी पेरा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। तो इस सबको दोस्तों जीआई टैग के रूप में याद रखिए। बाद बाकी ये सब 2024 का है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मिला है खिलाड़ियों को, उससे रिलेटेड जो है दोस्तों खेल खिलाड़ी से संबंधित बातें जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बिहार दरोगा में 2 से 3 बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम पूछा जाता है जो अर्जुन अवार्ड से संबंधित हो या मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से संबंधित है, उसका पूछा जाता है। तो आइए एक नजर हम खेल पे डालते हैं, उसके बाद अब लास्ट हो रहा है थोड़ा देर में। खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार से याद क्या रखना है? यहाँ पे देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 किसको किसको खेल पुरस्कार मिला है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो मिला है वह कुल 4 व्यक्ति को मिला है। तो यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चारों व्यक्ति का नाम और कोई खेल से संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित डी गुकेश का संबंध किस खेल से है, इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछता है। तो शतरंज से है। डी गुकेश सबको पता है यहाँ पे शतरंज से। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों देखिए हरमनप्रीत कौर की बात करें तो कौर आएगा तो क्रिकेट खेलता है, लेकिन क्रिकेट खेलती है हरमनप्रीत कौर, लेकिन यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह है तो यह जो है हॉकी खेलते हैं। हॉकी से संबंधित है इनका परवीन कुमार, तो पैरा एथलेटिक्स इनका भी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। मनु भाकर की बात करें तो शूटिंग से यह संबंधित है। अभी अभी इनको जो है अर्जुन पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले 4 व्यक्ति तो हमेशा आपको याद ही रहना चाहिए। डी गुकेश जो पहले 4 व्यक्ति को किनको किनको मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार मिला है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, उसके बाद परवीन कुमार और मनु भाकर। अब याद क्या रखना है कि कौन खेल से डी गुकेश जो है दोस्तों शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स से, मनु भाकर जो है शूटिंग से संबंधित है। तो इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार। अब अर्जुन पुरस्कार में क्या याद रखना है, तो कितने लोगों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड? तो 32 लोगों को टोटल दिया गया है। अब इसमें भी हम लोग को जो खेल और व्यक्ति से संबंधित है उसको ध्यान रखना है। जैसे ज्योति याराजी और अन्नू रानी, इनको एक साथ याद रखिए। मान लीजिए ये दोनों जो है सेम खेल खेलती है एथलेटिक्स, तो ये दोनों एथलेटिक्स है, तो ऐसे हम लोग कनेक्ट कर करके थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रखेंगे। ज्योति याराजी और अन्नू रानी दोनों अपनी बहन है और दोनों जो है एथलेटिक्स खेलती है, एथलेटिक्स करती है, एथलेटिक्स से संबंधित है। या दोनों का संबंध एथलेटिक्स से, ज्योति राजी और अनु रानी का। उसके बाद हम देखेंगे नीतू घंघास और स्वीटी बुरा। नीतू घंघास और स्वीटी बुरा जो दोस्तों बॉक्सिंग करती है। यह भी जो है दोनों बहन है और ये दोनों नीतू घंघास और स्वीटी बुरा जो है बॉक्सिंग करती है। ज्योति याराजी और अन्नू रानी जो है दोस्तों एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार जो है नीतू घंघास और स्वीटी बुरा जो दोनों अपनी बहन है वह बॉक्सिंग खेलती है। उसके बाद है दोस्तों बर्तिका अग्रवाल, यह शतरंज से संबंधित है। बंतिका अग्रवाल जो है दोस्तों शतरंज से खेलती है यह, तो यह वीवीआई के रूप में याद रखिए, शतरंज खेलती है बंतिका अग्रवाल। उसके बाद जिनको कि अर्जुन अवार्ड दिया गया है। यहीं से दोस्तों खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आपसे चर्चा करें हम कि सलीमा टेटे हॉकी खेलती है। अभिषेक जैन जो है हॉकी खेलती है। संजय राणा भी हॉकी खेलते हैं और जनमनप्रीत सिंह। अब देखिए दोस्तों हरमनप्रीत सिंह भी हॉकी से संबंधित थे, जो ऊपर में आप देखें मेजर ध्यानचंद रत्न मिला है, और उन्हीं के एक छोटी बहन है ये जर्मनप्रीत सिंह जो है यह भी हॉकी खेलती है, उसकी छोटी बहन है सुखजीत सिंह जो भी है लगभग वह हॉकी खेल रही है। तो इनको ध्यान रखना है। सुखजीत सिंह हॉकी खेलते हैं, जर्मनप्रीत सिंह भी हॉकी खेलते हैं, और संजय राणा इनके साथ है, अभिषेक जैन है और सलीमा टेटे अभिषेक जैन और संजय राणा जो है हॉकी खेलते हैं। इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद है राकेश कुमार। ऐसे ही करके कोरिलेट करके हम लोग याद रखेंगे। राकेश कुमार जो है दोस्तों पैरा आर्चरी है, पैरा आर्चरी राकेश कुमार। देखिए ये दोनों इकलौता है। बंतिका अग्रवाल शतरंज खेलते हैं और यहाँ पे राकेश कुमार जो है दोस्तों पैरा आर्चरी के रूप में इनको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि पैरा एथलेटिक्स में देखिए कि संख्या ज्यादा है, तो एक बार रीडिंग देंगे। प्रीति पाल, दीप्ति जीवन जान्ना जी, अरिजीत सिंह,
सचिन, या फिर ऐसे का धर्मवीर है, प्रणब शर्मा है, एच हकवते है, उसके बाद सिमरन जी है, नवदीप है, उसके बाद नीतीश कुमार है। सब जो है दोस्तों पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। तो जो कम है उसको याद कर लेंगे, बाद बाकी इस सबको जो अगर आता है तो इसको ऑप्शन से हम लोग छांट सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों थुला सिमाती मरुगेसन। उसके बाद है, यह सब जो है पैरा बैडमिंटन खेलते हैं। मनीषा रामदास की बात करें दोस्तों, मनीषा रामदास, नित्या श्री सुमाथी सिवान पैरा बैडमिंटन खेलती है। उसके बाद है दोस्तों यह कपिल परमार जो है पैरा जूडो, कपिल परमार पैरा जूडो खेलती है। रूबानी फ्रांसिस जो है दोस्तों पैरा शूटिंग। उसके बाद है मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग से संबंधित है, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग। उसके बाद है स्वप्निल कुशाले जो है शूटिंग से संबंधित है, कुशाले शूटिंग से संबंधित है। उसके बाद हम चर्चा करें आपसे, यहाँ पे देखिए सरबजोत सिंह जो है यहाँ शूटिंग खेलती है। मनु भाकर भी शूटिंग करती है, और सरबजोत सिंह भी शूटिंग से संबंधित है। अभय सिंह स्क्वैश खेलते हैं। संजना प्रकाश तैराकी से संबंधित है। अमन सहरावत जो है दोस्तों कुश्ती से, यह इनको याद रखना है। अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है, जिनको कि अर्जुन अवार्ड अभी दिया गया है। संजना प्रकाश तैराकी से, और सरबजोत सिंह शूटिंग खेलते हैं दोस्तों, शूटिंग करते हैं सरबजोत सिंह, तो इनको ध्यान में रखना है सरबजोत सिंह को, जो कि शूटिंग करते हैं। अभय सिंह स्क्वैश से संबंधित है, जिनको कि अर्जुन अवार्ड दिया गया है। यही सब था अर्जुन अवार्ड से संबंधित। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित रूप से सुभाष राणा को दिया गया है, जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है क्या कि 91 ग्रांड मास्टर कौन बने हैं, तो राहुल BS जो कि चेन्नई के हैं। 26वें महिला ग्रैंड मास्टर जो बने हैं सरयू बेलपुला जो बने हैं, उसका 91 ग्रांड मास्टर राहुल बने हैं। 90 की बात करें तो इलाम पार्थी AR बने हैं। उसका 89वां जो बने हैं S रोहित कृष्णा। तो इस सबको याद रखना है। यहाँ पे भी एक बार पूछ लिया गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख रुपया दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख, और लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, नियमित श्रेणी में 10, और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में दोस्तों 10 लाख दिया जाता है। यहाँ पे मेजर ध्यान 15 और मेजर ध्यान में 25 और अर्जुन अवार्ड में 15 याद रखना है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों कुछ क्रिकेट जो हुआ है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को याद देखेंगे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका में हुआ है, जिसमें भारत जीती है, और दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर उप विजेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका रही है। भारत जीती ICC महिला क्रिकेट विश्व कप। कौन जीता है? भारत, और दक्षिण अफ्रीका को हराकर। उसके बाद पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ब्लाइंड वाला श्रीलंका में किया गया है, और भारत ही जो है नेपाल को हरा करके यह जीते हैं, तो नेपाल यहाँ उप विजेता हो जाएंगे। ईरानी कप की बात करें दोस्तों तो यह नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है, और विदर्भ जो है यहाँ पे जीते हैं, और शेष भारत को 93 रनों से हरा उप विजेता के रूप में जो है शेष भारत रहा। पुरुष एशिया कप की बात करें दोस्तों, आयोजन दुबई और अबू धाबी में हुआ, उप विजेता पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को हरा करके भारत जो है विजेता रहा एशिया कप। दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन जीते। IPL फाइनल 2025 में बात करें दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है, और RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है पंजाब किंग्स को हरा करके जीता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, फाइनल मैच जो है दुबई में हुआ है, और इसमें भारत जो जीता है चैंपियंस ट्रॉफी, भारत जीता है न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा करके। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो विदर्भ इसमें जीता है, और केरल के खिलाफ पहली बार बढ़त के अनुसार। विमेंस प्रीमियम लीग की चर्चा कर चुके हैं, मुंबई इंडियंस जीती है दिल्ली कैपिटल को हरा करके। उसके बाद ICC T20 पुरुष T20 कप जो है इसका आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में हुआ, विजेता भारत रहा दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें दोस्तों तो इसमें भी कर्नाटक जीता है, विजेता कर्नाटक और उप विजेता विदर्भ को विजय हजारे ट्रॉफी उप विजेता में रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, तो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैंने ऐसे ही लिख दिया था। इसमें 6वां बिम्स्टेक्स जो है थाईलैंड में आयोजन किया गया है, और उसके बाद 46वां की चर्चा करें तो आसियान मलेशिया में, 46वां आसियान मलेशिया में, 25वां SCO चीन में, और 51वां G7 कनाडा में, 17 ब्रिक्स जो है ब्राजील में,
और COP30 की बात करें दोस्तों तो ब्राजील में, और 20वां G20 जो है दक्षिण अफ्रीका में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ही ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। फिर भी एक बार हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में होगा। 18वां प्रवासी की बात करें दोस्तों, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यह भुवनेश्वर में हुआ। AI आर्टिफिशियल एक्शन शिखर सम्मेलन की बात करें तो फ्रांस के पेरिस में होगा। और 8वां हिंद महासागर की चर्चा करें दोस्तों तो यह जो है 8वां हिंद महासागर मस्कट में हो, मस्कट ओमान में होगा। 25वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय फिल्म अकादमी की बात करें, आईफा की अवार्ड की बात करें तो राजस्थान के जयपुर में होगा। उसके बाद 10वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में। 6वां बिम्स्टेक की बात करता है दोस्तों तो यह बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक जो है बैंकॉक में होगा। उसके बाद पहला सागरमाथा संवाद जो है काठमांडू में होगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है रोटरडम नीदरलैंड में, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडम नीदरलैंड में होगा। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। कुआलालंपुर जो है मलेशिया में होगा। उसके बाद है 51वां G7 शिखर सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो कनाडा में होगा। कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन होगा। नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें तो द हेग, नीदरलैंड के द हेग में होगा। 17वां ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो रियो डी जेनेरो जो है ब्राजील में होगा। उसके बाद है 25वां SCO संघाई सहयोग संगठन की बात करें तियानजिन शहर चाइना में होगा। 25वां SCO संघाई सहयोग संगठन जो कि तियानजिन शहर चीन में होगा। पंचमा उसके बाद है सेमिकॉन इंडिया जो है दिल्ली में। पंचमा राज्य भाषा सम्मेलन जो है गांधीनगर गुजरात में होगा। उसके बाद है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस जो है अबू धाबी में होगा। 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन मलेशिया, 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन मलेशिया कुआलालंपुर में होगा। उसके बाद है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है भारत मंडप नई दिल्ली में होगा। G7 मंत्रियों का बैठक कनाडा में ओंटारियो में हो जाएगा। उसके बाद COP30 का दोस्तों 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो है बेलम ब्राजील में होगा, ब्राजील में के बेलम में होगा। उसके बाद है 20वां G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन जो है 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है महोत्सव 2025 गोवा पणजी में 56वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा तो गोवा के पणजी में। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है कहाँ, चंडीगढ़ में विज्ञान महोत्सव कहाँ होगा, चंडीगढ़ में। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है दोस्तों पणजी में होगा, गोवा के पणजी में। तो इसको ध्यान में रखिए आप लोग। अब है दोस्तों यहाँ पे कुछ विविध टाइप का, और इसमें हम लोग कुछ जो भारत सरकार के आगामी जो लक्ष्य है उसको तो लगभग देख लिए हैं। एक नजर में देखेंगे, टीबी को 2025 में खत्म करेगा। यूरिया को बंद करने का लक्ष्य जो है 2025 में ही किया गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने का 2025 में। वेटिंग टिकट को खत्म करने का कंफर्म टिकट 2027 में इसका लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 4 का लक्ष्य जो है दोस्तों 2028 में है। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जो है 2030 में किया गया है। उसके बाद है दोस्तों भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया जो है 2030, मलेरिया और एड्स जो है 2023 और टीबी 2025, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है भारत नेट जीरो करेगा 2070 तक, यही फैक्ट है इसमें मेन रूप से। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक जो है स्थापित हो जाएगा। यही सब मेन है इसमें। अब मेन इसमें जो है इस पेज में इसको देखेंगे हम लोग, यह जो है यह मेन है, और यहाँ से हमेशा जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, हमेशा यह रामसर साइट है और यह यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। गोगाबिल झील की बात करें दोस्तों, यह कहाँ, कटिहार, अपने बिहार कटिहार में है। 54वां रामसर साइट के रूप में इसको विकसित किया गया है। अभी जो है टोटल रामसर साइट की संख्या वर्तमान में 96 हो गया है। एक छत्तीसगढ़ में है और एक राजस्थान में खोला है, कोकरापारा, ऐसे कोकरापारा करके नाम है छत्तीसगढ़ वाले का। तो गोगाबिल झील जो है कहाँ का है, कटिहार बिहार का। उसके बाद गोकुल जलाशय कहाँ है, गोकुल जलाशय दोस्तों बक्सर जिला के में है, जिसको कि रामसर साइट में। गोकुल जलाशय कहाँ, बक्सर। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण बिहार, पश्चिम चंपारण उदयपुर झील। गोकुल जो है बक्सर में, गोकुल जलाशय कहाँ है तो यह बक्सर में। उदयपुर झील की बात करें पश्चिमी चंपारण। खीचन वेटलैंड की बात करें दोस्तों जोधपुर राजस्थान। उसके बाद मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात करें उदयपुर राजस्थान। मेनार की बात करें तो उदयपुर राजस्थान, खीचन की बात करें तो जोधपुर राजस्थान। उसके बाद है
दोस्तों सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सक्कर कोटई थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु, और यह जो है बिहार दरोगा में एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पीटी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? तमिलनाडु में। उसके बाद उद्धव झील जो है कहाँ है? उद्धव झील झारखंड में है। खेचो पलड़ी वेटलैंड कहाँ है? सिक्किम में। यहाँ पे है खेचो पलड़ी और यहाँ पे है खीचन वेटलैंड, तो यह जोधपुर में है और यह जो है सिक्किम में है, तो ध्यान रखना है ये सब छोटा छोटा बात को। खेचो पलड़ी कहाँ? सिक्किम में। नंजर नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों तमिलनाडु में है। काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य बेल्लूपुरम तमिलनाडु। तवा जलाशय जो है मध्य प्रदेश होशंगाबाद। नागी नकटी जो है यह जमुई में है, बिहार में। उसके बाद काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य बेल्लूर नागी नकटी जमुई हो गया। मगादी केरे संरक्षण की बात करें दोस्तों, मगादी कर्नाटक में है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ? तो यह कर्नाटक में है। लॉन्ग्वुड 16 की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में। लॉन्गवुड 16 रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसके बाद है काराबेट्टी अभ्यारण्य जो है यह भी तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो कर्नाटक में। अघन सिनी एस्चुरी जो है दोस्तों, अघन सिनी एस्चुरी कर्नाटक में है। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण जो है रिजर्व यह कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ? तो यह जम्मू कश्मीर में है। थाने क्रीक जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। काजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। उसके बाद वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सचिंद्रम थेरम आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु। दोस्तों ये सबको अधिकांश तमिलनाडु में है, जो अलग है उसको ध्यान रखना है और ये भी माइंड में सेट करना है, इसको 2-4 बार रीड करके, ताकि अगर दूसरा आता है तो तमिलनाडु अधिकांश रूप से आएगा। चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। अनसुप्पा झील, हीराकुंड और तामपरा जो है यह उड़ीसा में। अनसुप्पा झील कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड जलाशय और उड़ीसा, और तामपरा झील जो है दोस्तों यह उड़ीसा में। तामपरा झील कहाँ पे? उड़ीसा में। रंगथित्तु जो है यहाँ पे रंगनाथित्तु कर्नाटक में है। नंदा लेक की बात करें दोस्तों तो यह गोवा में। नंदा लेक कहाँ पे? गोवा में। वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या अब 96 हो गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में 20 हो गया है। और आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज भारत का सबसे कृत्रिम, इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों, कृत्रिम आर्द्रभूमि हरिके बैराज है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड, बीपीएससी में यह पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है, रेणुका वेटलैंड है, इसको भी ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है सुंदरबन है, सबसे छोटा में रेणुका वेटलैंड। और कृत्रिम की बात करें दोस्तों तो हरिके बैराज जो है कृत्रिम वेटलैंड है, हरिके बैराज, तो इसको ध्यान रखना है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो है यह हरिके बैराज है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कुछ नवीनतम पुस्तक है और पुस्तक पे चर्चा करेंगे। और चूंकि इसमें आप लोग को पूरा का पूरा 2-4 बार पढ़ना है, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है उस पे हम केवल आप लोग को एक बार चर्चा करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, द ब्रह्मांड अनसील्ड, टी शिवानंदन का यह पुस्तक है, इसको याद रखना है। रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट टू, आर को याद रखिए। अनिल चौहान दोस्तों अभी वर्तमान में सीडीएस है, उनके द्वारा पुस्तक यह लिखा गया है, रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट। तो यह VVI इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनको याद रखना है। उसके बाद आपको महात्मा गांधी और पर्यावरण की बात करें तो टी.एन. खोसू जो है दोस्तों, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मी चाओस की बात करें तो MJ अकबर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विंग्स ऑफ वेल्लोर, स्वप्निल पांडे जो है विंग्स ऑफ वेल्लोर पुस्तक के लेखक हैं। डिफरेंट बट नो लेस जो है दोस्तों अनुपम खेर की यह पुस्तक है। उसके बाद मदर मेरी कम टू मी, अरुंधति राय, यह मोस्ट VVI पुस्तक है, यह पूछे जाने की पूरे का पूरा संभावना है अरुंधति राय के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक मदर मेरी कम टू मी। उसके बाद है ए चोला टाइगर्स एडवेंचर ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी। उसके बाद है ऑपरेशन सिंदूर, दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से 2 पुस्तक है और दोनों VVI पॉइंट है, या पूछे जाने की पूरा 99% चांस बनता है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, यह जो है दोस्तों KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ है ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट
जो साइलेंट द फायर दैट साइलेंट टेरर, यह जो है दोस्तों डॉक्टर टी सी राव जो है इनके द्वारा। पाकिस्तान वाला को याद रखिए, एक तो यहाँ से आप कोड में याद रखना है, पाकिस्तान अगर लास्ट में रहे ऑपरेशन सिंदूर वाला का तो केजीएस ढिल्लो हो जाएगा। और साइलेंट टेरर की बात करें तो डॉक्टर टी.सी. राव को याद रखना है। उसके बाद द राइज, यहाँ पे द कॉन्शियस नेटवर्क, और यहाँ पे देखना है द राइज ऑफ हिटमैन आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है रोहित शर्मा पर वीवीआई के रूप में। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, या डी.वाई. चंद्रचूड़, या पहले जो है सीजीआई रह चुके हैं, तो यह बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियबंदा जयकुमार के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। एम एस स्वामीनाथन को अभी जो है दोस्तों भारत रत्न मिला है, तो इसलिए भी चर्चा है, और इनका निधन भी हाल फिलहाल में हुआ है, तो चर्चा में है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन जो है अमित शाह के द्वारा किया गया है, और यह जो है नरेंद्र मोदी पर लिखा गया पुस्तक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड की बात करें, कैप्टन एस.एन. अहमद, यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन का जो है दोस्तों यह पुस्तक है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा का यह पुस्तक है। जनता की कहानी मेरी का आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय का यह पुस्तक है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों नरेटिव ऑफ द बेंच, एन.बी. रामन्ना का यह पुस्तक है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, यह बेहद इंपॉर्टेंट है, पी.एस. रमन के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद है दोस्तों द न्यू आइकन्स, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद है द वर्ल्ड आफ्टर गांजा की बात करें तो यह पंकज मिश्रा के द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक है, पंकज मिश्रा के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देखिए द द अनयील्डिंग जज के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है गौरी ग्रोवर के द्वारा जो है यहाँ द अनयील्डिंग पुस्तक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे देखिए गौरी ग्रोवर है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एज रघुवेंद्र तनवर हो जाएंगे। स्पीकिंग विद नेचर जो है रामचंद्र गुहा, वीवीआई पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, स्पीकिंग विद नेचर यह जो है रामचंद्र गुहा का पुस्तक है। उसके बाद हम चर्चा करें इधर दोस्तों नाइन यार्ड सीरीज प्रशांति राम का है। नाइन यार्ड सीरीज जो है प्रशांति राम का पुस्तक है। विटनेस, वीवीआई के रूप में साक्षी मल्लिक का यह पुस्तक है विटनेस। उसके माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यह जो है दोस्तों एम के रंजीत सिंह के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद है दोस्तों कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथ वानी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद है दोस्तों भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह के, जो कि यह राज्यसभा सांसद है, तो इनके द्वारा लिखा गया है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। इंडिया एग्रीडेट ऑफ 100, के वी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी के द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट के पुस्तक के लेखक मगोदा बसपा रविंद्रनाथ है। उसके बाद है मनोज वाजपेयी द डिफरेंटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे का यह जो है पुस्तक है। तो यह सब जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग देखते जाइए। एड फाइंड्स अ होम, यह जो है पुस्तक आलिया भट्ट के द्वारा जो है लिखा गया है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स जो है दोस्तों बिल गेट्स के द्वारा है। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट के रूप में इसको याद रखिए आप लोग, बिल गेट्स के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। उसके बाद है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। उसके बाद है जो है दोस्तों इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कलोज भट्टाचार्य, द विनर्स माइंडसेट जो है यह पुस्तक सेन वाटसन का पुस्तक है। उसके बाद है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स जो है सौम्या अवस्थी और श्रभावना बरुआ का यह पुस्तक है। उसके बाद है दोस्तों यह हनेवली आइसलैंड ऑफ गोवा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक है और यह इंपॉर्टेंट है। उसका जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो है दोस्तों यह डी सुब्बा राव के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है एक समंदर तेरे अंदर, यह संजीव जोशी का पुस्तक है। उसके बाद है एन
एन अनकॉमन लव जो है दोस्तों चित्रा बनर्जी का यह पुस्तक है। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा जया जया जेटली का यह पुस्तक है। उसका फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे का पुस्तक है। संस्कृत के आयाम मनोज मिश्रा और गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपस, यह जो है दोस्तों एमजे अकबर का पुस्तक है। VVI लगाइए इसको। ब्रेकिंग द मोल्ड, इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, यह जो है दोस्तों राहित लंबा और रघुराम राजन का पुस्तक है। तो ये भी याद रखिए, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग आइडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, तो राहित लंबा और रघुराम राजन। उसके बाद नए भारत का नए भारत का सामवेद जो है दोस्तों, इसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। तो यह सब यही पुस्तक सब था। तो यह पुस्तक से हमेशा पूछा जाता है, और इसको जो है ना अभी से आप लोग क्या करिए कि एग्जाम तक रोज सुबह शाम एक बार रीडिंग मारिए, बस ज्यादा नहीं, एक बार रीडिंग मारिए और आपको याद होते या मतलब आप देखे रहिएगा, बार बार देखे रहिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। ऑप्शन मिलेगा तो सही कर लीजिएगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अपने नोट्स की तरह इसको बनाया हूं उसको बता रहा हूं। अब आइए देखते हैं जो हम शुरू में बताए थे आपको, जो कुछ उधर से हमने लिखा है। ज्वालामुखी और जो चर्चा में रहा राष्ट्रीय उद्यान, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको देखिए चर्चित राष्ट्रीय उद्यान, और बस अब लास्ट ही है दोस्तों, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। चर्चित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, यह जो है दोस्तों इस पे हम देखेंगे। तो पहला है अनामुडेझेला अनामुडे, यहाँ पे ड है दोस्तों, अनामुडे 16 राष्ट्रीय उद्यान। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान 16, यह कहाँ का है? तो यह केरल में, यह चर्चा में रहा है यह राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, यह भी चर्चा में रहा है। और यह सब अभी करंट में चर्चा में रहा है, इसलिए हम सबको एक साथ करके आप लोग को बता रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों सागर जिला मध्य प्रदेश में है। सागर जिला मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य जो चर्चा में रहा है। भोरदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के तो यह जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद कुमराम भीम बाघ रिजर्व की बात करें, कुमराम भीम बाघ रिजर्व, तो यह जो है तेलंगाना में है। कुमराम भीम बाघ रिजर्व जो है दोस्तों तेलंगाना में है। उसके बाद काली टाइगर रिजर्व जो है की बात करें कर्नाटक, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। काली टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो कहाँ पे है? यह कर्नाटक में है। माले महादेश्वरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह भी कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखना है। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो गुजरात में। यह सब करंट में चर्चा में रहा है, इसलिए हम सबको एकत्रित किया हूँ, तो आप लोग को ध्यान में रखना। अन्नामुडी 16 की बात करें केरल, सागेश्वर की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र। उसके बाद भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें सागर जिला मध्य प्रदेश। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें छत्तीसगढ़। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर। कुमराम भीम बाघ रिजर्व की बात करें तेलंगाना। काली टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो काली टाइगर रिजर्व की बात करें कर्नाटक। और उसके बाद माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ कर्नाटक में भी है। काली टाइगर भी है और माले महादेश्वरा कर्नाटक है, यह भी है कर्नाटक में। उसके बाद रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों गुजरात में है। तो यह सब याद रखिएगा। अब है दोस्तों, अब आपको बता दें कि प्रमुख ज्वालामुखी जो चर्चित में रहा है और हाल फिलहाल में यह जो है विस्फोट हुआ है, तो इस पे जो है हम चर्चा कर देते हैं, एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। माउंट फोंटाले दोस्तों, माउंट फोंटाले की बात करें, माउंट फोंटाले ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है? तो यह जो है यूथोपिया में माउंट फेंटाले जो दोस्तों कहाँ फटा है? यूथोपिया का यह ज्वालामुखी है। माउंट लोबोटोबी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, यह सबको याद ही हो गया होगा, जो बहुत चर्चा में रहा है। माउंट लोबोटोबी लाकी ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में है। उसके बाद है दोस्तों फुएगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। फुएगो ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यह ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है, यह हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है इसमें। माउंट सिनमोडके जो है ज्वालामुखी यह जापान में है। माउंट सिनमोडके जापान में है। उसके बाद हम बात करें माउंट सकुराजिमा की बात करें दोस्तों तो यह जापान में है। माउंट सकुरिजिमा कहाँ पे है? तो जापान में है। उसके बाद दोस्तों कल्यूचेस्क्वाय कहाँ पे है? तो रूस में। कल्यूचेस्क्वाय कहाँ पे है? तो यह रूस में है।
उसके बाद है दोस्तों कासिनिनी कोव। कासिनिनी कोव जो है ज्वालामुखी, यह भी रूस में है। तो कालीचेस्कोव और कासेनिनो जो है यह कहाँ पे, रूस में है। मंड ज्वालामुखी वीवीआई के रूप में, यह सब वीवीआई है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई, इसको याद रखना है। मंड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार अपना देश में फटा है, तो यह और इम्पोर्टेंट है। मंड ज्वालामुखी कहाँ फटा है, कहाँ विस्फोटक हुआ है इसका, तो अंडमान निकोबार में। माउंट सेमेरू की बात करें ज्वालामुखी की, तो यह इंडोनेशिया में है। माउंट लाकी लाकी भी इंडोनेशिया में, और माउंट सेमेरू भी ये इंडोनेशिया में है। उसके बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो है दोस्तों इथोपिया में फटा है। इथोपिया में दो हो गया है, इथोपिया में भी हेली गोब्बी और माउंट फेंटाले ज्वालामुखी इथोपिया में, माउंट लाकी लाकी और माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में। तो दोस्तों 4 तो ऐसे ही याद हो गया आप लोग को। उसके बाद आप लोग और यहाँ पे 2-4 बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण योजना और परियोजना की बात करें, यह भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। वजीफा योजना या वजीफा है दोस्तों। वजीफा योजना का संबंध किससे है, तो यह शतरंज खेल से जो है इसका संबंध है, वजीफा योजना का। उसके बाद ओलू, ओलू नहीं है, ओजू है। ओजू है दोस्तों, ओजू ज्वालामुखी, सॉरी, ओजू जल विद्युत, ओजू है यहाँ पे। ओजू जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी नदी पे है दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पे यह परियोजना बन रहा है। 2200 मेगावाट का इस परियोजना है, तो इसको ध्यान में रखना है। टोजीलंग जल विद्युत परियोजना की बात करें तो भारत और भूटान के बीच जो है दोस्तों यह परियोजना बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। टोजीलंग जल विद्युत परियोजना किन किन देशों के बीच है, तो भारत और भूटान के बीच है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। याला ग्लेशियर का अभी कहाँ पे है, तो यह भी करंट में चर्चा में रहा है, तो नेपाल में है याला ग्लेशियर। चियोस चियोस द्वीप जो है दोस्तों ग्रीस में है। चियोस द्वीप कहाँ पे है, ग्रीस में। सोनापुरी समुद्र तट जो है कहाँ पे, उड़ीसा में। सोनापुरी समुद्र तट कहाँ पे, तो दोस्तों उड़ीसा में है। उसके बाद बौद्ध धर्म जो है बोडो जनजाति से संबंधित है। बौद्ध धर्म किस धर्म से संबंधित है, तो बोडो जनजाति से, चूंकि अभी जनसंख्या जनगणना में जो है चर्चा में रहा था, बौद्ध धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों इसको जरूर से जरूर आप लोग 1-2 बार रीडिंग कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे, ताकि आप लोग को जो है यह फैक्ट याद हो जाए। हमने यह पूरा जो जनवरी से दिसंबर तक के लगभग ज्वालामुखी और अभ्यारण्य जो है चर्चा में रहा है, उसको एक साथ इकट्ठित किया हूँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग को अब पता चल रहा होगा दोस्तों कि हमने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया हूँ, और क्या इससे सही में 7-8 क्वेश्चन करेंट अफेयर 5-7 क्वेश्चन आने की संभावना है या नहीं, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था शॉर्ट मैराथन, महामैराथन नहीं कहेंगे इसको, चूंकि ज्यादा लंबा नहीं था लेकिन इम्पोर्टेंट था। आप लगभग अब देखिए कि यह लगभग 1.5 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 1.5 घंटा का वीडियो में आप यहाँ से 5 से 7 नंबर जो है जरूर गेन कर सकते हैं। आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि हमने कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक को करवाया हूँ। तो आप देखिए, और जो लोग नए होंगे हमारे चैनल पे वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक टेलीग्राम चैनल है हमारा आवर स्टडी नोट्स, जिसपे क्यूज करवाया जाता है डेली होमवर्क टारगेट सीरीज के रूप में। अभी दरोगा का स्पेशल चल रहा था, अभी भी चल रहा है दोस्तों। अब मेगा टेस्ट के रूप में सिलेबस को हमने बहुत पहले खत्म करवा दिया हूँ, केवल अब रिवीजन पे रिवीजन चल रहा है। तो जो भी लोग अगर टेस्ट देना भी चाहते हैं हमारे टेलीग्राम पर, तो आप दे सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट भी चला है और मेगा टेस्ट चल रहा है। फुल लेंथ टेस्ट जो है दोस्तों 2 बजे दोपहर से चलता है, और मेगा टेस्ट रात में 9 बजे से। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आवर स्टडी नोट्स। यही सर्च मारिएगा केवल इतना, आवर स्टडी नोट्स, तो आपको दिख जाएगा आवर स्टडी नोट्स का लोगो, बीच में थोड़ा मेरा इमेज रहेगा, और वहाँ पे उसको ज्वाइन करिएगा तो आप इस मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत ऐसा शॉर्ट्स। अगर इसका इस पेज का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो बहुत सारे फायदा भी है वहाँ पे, तो आप भी जुड़ करके उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों यहीं तक है करेंट अफेयर का, यही शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से, या फिर आपको स्पीडी बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हमने करवाया। और आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को ला सके और बता सके। ओके, थैंक यू।